नमस्कार दोस्तों। तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय राजनीति, जिसमें कि हमारे जो विषय हैं वो हैं राजनीतिक संस्थाएं, प्रक्रियाएं, आंदोलन और एक्ट। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यकाल 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मूलतः 62 वर्षों का इतिहास है। उदारवादी नेता गोखले ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 1905 ईस्वी में कहा था, हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। ये उदारवादी नेता गोखले ने यह कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नौरोजी का कहना था, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, वह तो ब्रिटिश सरकार की नींव दृढ़ करना चाहती है। ये शब्द किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के। अरविंद घोष का कहना था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म के माध्यम से ही इस आकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। ये स्टेटमेंट है अरविंद घोष की। महान उग्रवादी नेता तिलक का कहना था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के महान उग्रवादी नेता बिपिन चंद्रपाल का कहना था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये कहा था बिपिन चंद्रपाल ने। आगे हम पढ़ेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 के बारे में। देखिए, इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर का मतभेद सतह पर आ गया तथा फूट की वह संभावना बढ़ गई। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उग्रवादी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर उदारवादियों ने इंग्लैंड से दादा भाई नौरोजी को बुलाकर अध्यक्ष बना दिया। उसमें उनकी आयु 82 वर्ष थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अध्यक्ष पद से नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य बताया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। उनकी घोषणा से उग्रवादी भी संतुष्ट हुए और कांग्रेस में फूट पड़ने से बचा लिया गया। आगे सूरत अधिवेशन 1907। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को सभापति बना दिया, जबकि उग्रवादी तिलक को सभापति बनाना चाहते थे। उदारवादियों ने किसको सभापति बनाया? रास बिहारी को। लेकिन जो उग्रवादी थे वो किसको सभापति बनाना चाहते थे? लोकमान्य तिलक को। कांग्रेस में स्पष्ट फूट पड़ गई। इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। एनी बेसेंट ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, सूरत फूट की यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटना है। ये कहा था एनी बेसेंट ने। क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। 20वीं शताब्दी में उग्रवादी आंदोलन के साथ साथ एक अग्रतर आंदोलन का उदय हुआ, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। इसका आरंभ महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन बहुत जल्द इसका प्रधान केंद्र बंगाल बन गया। आरंभ कहाँ हुआ था इसका? महाराष्ट्र में। आगे बंग भंग योजना केस में दो नई राष्ट्रीय विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक विचारधारा वैज्ञानिक थी, जिसका नेता अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल थे। दूसरी तरफ एक विचारा क्रांतिकारी थी, जिसका नेतृत्व अरविंद घोष के छोटे भाई वारिंद्र कुमार घोष तथा स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र दत्त ने किया। भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे और वारिंद्र कुमार घोष जो थे अरविंद घोष के छोटे भाई। दोनों ने मिलकर युगांतर तथा संध्या नामक पत्रों का संपादन किया। इन दोनों ने मिलकर युगांतर और संध्या नामक पत्र इनका संपादन किया तथा आतंकवाद का प्रचार कर इसे ही क्रांतिकारी आंदोलन कहा। वे क्रांति के अग्रदूत थे। क्रांतिकारियों का कार्य तोड़ फोड़, हत्या, बमबाजी आदि था। लंदन टाइम्स के संपादक सर वैलेंटाइन ने क्रांतिकारी आंदोलन को ब्राह्मणों का विरोध बताया तथा इस आंदोलन का कद छोटा करने का सफल प्रयास किया। 1918 में राजद्रोही संबंधी जांच समिति बनाई गई। होम रूल लीग 1916। होम रूल आंदोलन की शुरुआत तिलक ने की। उन्होंने इस आंदोलन के तत्वाधान में राजनीतिक आंदोलन चलाना उचित समझा। 23 अप्रैल 1916 को पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कब की थी? 23 अप्रैल 1916 को पूना में की थी। इसके 6 महीने बाद एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और ठीक 6 महीने के बाद एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। उपयुक्त दोनों संगठनों का उद्देश्य एक था, अतः लखनऊ में तिलक और बेसेंट ने एक साथ मिलकर आंदोलन को संचालित करने का निश्चय किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमन बिल नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। न्यू इंडिया, कॉमन बिल, ये साप्ताहिक पत्र किसने चलाए थे? एनी बेसेंट ने। जवाहरलाल नेहरू का लीग के संबंध में कहना था, देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गई थी और हम नवयुवक एक अजीब उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे।
जनता को भी यह आशा हो गई कि यह आंदोलन कभी नहीं रुकेगा और इसका सुपरिणाम शीघ्र ही सामने आएगा। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। होम रूल आंदोलन एक शांतिपूर्ण एवं वैधानिक आंदोलन था। अब पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को तहस नहस कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक ये चला था। मैं तुर्की जर्मनी के साथ था। भारतीय मुसलमानों से मदद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वचन दिया था कि तुर्की को युद्ध उपरांत कोई सजा नहीं दी जाएगी। मुसलमान सैनिकों ने युद्ध में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 1914-18 के बाद ब्रिटिश सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए तुर्की साम्राज्य का अंत कर दिया। तुर्की की दुर्दशा देख भारतीय मुसलमानों में घोर असंतोष हुआ तथा वे सरकार के प्रबल विरोधी बन गए। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, लेकिन वह बैरंग वापस लौट आया। गांधी युग 1917 से 47। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में एक विजेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। 1915 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के एक सहयोगी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। गांधी ने भारत में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया। 1917 ईस्वी में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया। गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में कब शुरू हुआ? 1917 में। 1919 ईस्वी तक गांधी जी अंग्रेजी साम्राज्य के सहयोगी, अहिंसक राजनीतिक सुधार के पक्षधर तथा साम्राज्य हित में अपनी जान तक न्यौछावर कर देने वाले साम्राज्य भक्त बने रहे। रॉलेट एक्ट के बारे में देखिए। सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधि की जांच के लिए न्यायाधीश सर रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। अप्रैल 1918 में रॉलेट ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। समिति की सिफारिश पर सरकार ने केंद्रीय धारा सभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए, जिन्हें रॉलेट विधेयक कहा गया। इसी विधेयक के आधार पर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बना। 18 मार्च 1919 को बना था। इस नियम के मुताबिक संदेह मात्र होने पर सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उसे जेल में अनिश्चित काल तक रख सकती थी। ये था रॉलेट एक्ट, संदेह मात्र होने पर। भारतीयों ने इस एक्ट का जोरदार विरोध किया तथा इसे काला कानून कहा गया। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाकर सरकार ने अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इस घटना का तीव्र विरोध हुआ तथा सरकारी दमन के रूप में 10 लोग मारे गए। लोग इन शवों को लेकर 13 अप्रैल 1919 में शांतिपूर्ण विरोध तथा सभा कर रहे थे। यह बाग अमृतसर में स्थित है, जिससे निकलने का एकमात्र संकीर्ण रास्ता था, छोटा सा रास्ता था। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर बिना किसी पूर्व सूचना अथवा चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलाने वाले सिपाहियों में 200 देसी सिपाही तथा 50 विदेशी सिपाहियों की मदद ली गई, जिसमें 200 जो देसी सिपाही थे। घटना में 1000 लोगों की हत्याएं हुई। इस घटना को अंजाम देने वाले डायर को इंग्लैंड बुलाकर सम्मानित भी किया गया। घटना के तुरंत बाद पंजाब में 5 जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। इस सैनिक शासन में हवाई जहाज से और मशीन गनों से गोलियां भी बरसाई गई। जनता की मांग पर सरकार ने हंटर समिति का गठन कर घटना की जांच करवाने का आदेश दिया। अब देखिए, हंटर समिति ने डायर को लगभग निर्दोष करार दिया और उसने केवल इतना कहा कि दमन का यह तरीका थोड़ा गलत था। बस दिखावे के लिए हंटर को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर जयकर के साथ एक समिति गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना की तीव्र निंदा की तथा अधिकारियों के इस कार्य को अमानुषिक बताया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर को माफ करने का प्रस्ताव लाया गया। डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। सम्मान स्वरूप उसे प्रतिष्ठा की तलवार भेंट की। 1920 ईस्वी में सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। इस अधिवेशन का सभापतित्व लाला लाजपत राय ने किया। गांधी जी ने इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा। गांधी जी ने कांग्रेस से सरकार के विरुद्ध प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग नीति स्वीकार करने की प्रार्थना की। पंडित मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं ने गांधी जी के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन भी किया। मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट खारपाड़े ने प्रस्ताव का घोर विरोध किया। इन्होंने कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ, जहां बहुमत से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसमें CR दास और लाला लाजपत राय जैसे अन्य नेताओं ने अपना विरोध वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कांग्रेस के
विधान में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए। पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन था यह निर्धारित किया गया कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है। स्वराज का यह अर्थ लगाया जाए कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत स्वराज और यदि संभव हो तो ब्रिटिश सरकार के बाहर भी स्वराज। दूसरा परिवर्तन था स्वराज प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण एवं वैधानिक रूप में तमाम साधनों का प्रयोग करना, जबकि पहले केवल वैधानिक साधनों का ही प्रयोग होता था। असहयोग आंदोलन। आंदोलन आरंभ करने के पहले गांधी जी ने देश भर की यात्रा की। 1920 ईस्वी में आंदोलन विधिवत आरंभ हो गया। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि सरकार को लौटा दी। इस आंदोलन असहयोग आंदोलन में आंदोलन के कार्यक्रम जो थे वो इस प्रकार थे, देखिए। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना, सरकारी उत्सवों तथा छुट्टियों का विरोध करना, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का परित्याग करना, राष्ट्रीय एवं स्वभाषी कॉलेजों की स्थापना करना, सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, विदेशों में नौकरी नहीं करना। ये कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के। विदेशी वस्तुओं का विद्रोह करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, चरखा से वस्त्र तैयार करना, मादक पदार्थों जैसे शराब तंबाकू का बहिष्कार करना आदि। 1921 ईस्वी में कांग्रेस ने कन्नौर के ड्यूक के भारत आगमन का बहिष्कार किया। 1921 ईस्वी में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। बम्बई बंदरगाह पर उसका व्यापक विरोध हुआ। गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अली बंधुओं को बंदी बनाने के चलते आंदोलन उग्र हो चला। दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के दमन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के विरोध में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव भी लाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार की कठोर दमन नीति की निंदा की और यह चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के अंदर सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं लाएगी तो कर नहीं दो, नो टैक्स कैंपेन अभियान चलाया जाएगा। 7 दिन अभी बीते भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में एक भयंकर दुर्घटना हुई। 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने उक्त स्थल पर थाने में 21 सिपाहियों तथा एक दारोगा सहित 22 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया। ये घटना थी चौरी चौरा की घटना थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गांधी जी द्वारा दुखी होकर 11 फरवरी 1922 को आंदोलन जो था ये वापस ले लिया गया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, अली बंधुओं सहित अनेक नेताओं ने गांधी जी के इस कदम का घोर विरोध किया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों की सजा दी। उन्हें यारावदा जेल में रखा गया। साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी में बने भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 में यह बात कही गई थी कि सुधारों के कार्यान्वित रूप से विचार करने तथा नए सुधारों का सुझाव देने के लिए 10 वर्षों के उपरांत सरकार एक राजकीय आयोग, रॉयल कमीशन की नियुक्ति करेगा। इस धारा के अनुसार 1929 में राजकीय आयोग की नियुक्ति होती, लेकिन कई कारणों से 2 वर्ष पूर्व ही राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई। 8 नवंबर 1927 को वायसराय ने एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। साइमन के अलावा समिति में 6 अन्य सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज थे। इसी कारण भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। भारत कब आया था साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928 को। उस दिन पूरे देश में हड़ताल हुई तथा साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद हुआ। इस अवसर का फायदा उठा क्रांतिकारियों की गतिविधियां पुनः शुरू हो गईं। सरकार ने तेजी से इस विरोध का दमन किया, जिसमें लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत आदि नेताओं को भारी चोटें आईं। इसी बीच सैंडर्स नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में बम फेंका तथा सरकार विरोधी पर्चे बांटे। कमीशन 2 बार भारत आया। रिपोर्ट तैयार करने में 2 वर्ष से अधिक समय लगा। मई 1930 को साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट क्या थी? देखिए, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करना चाहिए और पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ताकि केंद्र का प्रांत पर कम से कम नियंत्रण हो। दूसरा पॉइंट था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए ताकि सरकार के प्रति असंतोष कम हो। गवर्नर को विशेष अधिकार दिए जाएं। इसमें तीसरा पॉइंट था केंद्र के शासन के संबंध में कोई बात नहीं कही गई, अर्थात केंद्र में इसी प्रकार अनुत्तरदायी सरकार चलती रहे। ढीले ढाले संघ को भविष्य में संगठित किया जाए, जिसमें राज्यों को पूरी स्वायत्तता हो। राजनीतिक चेतना लाने के लिए मताधिकार का 10 से 15% विस्तार किया जाए। सांप्रदायिक मतदान को जारी रखा जाए।
बर्मा को भारत से और सिंध को बम्बई से पृथक किया जाए, सेना का भारतीकरण हो, संसदीय जांच समिति पद्धति छोड़ दी जाए तथा लचीले संविधान का निर्माण किया जाए। ये था इस रिपोर्ट में। सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के एक सदस्य लॉर्ड वैकेनहेड ने भारतीयों को कमीशन में ना शामिल करने का कारण इनकी अपनी मत भिन्नता बताया और भारतीयों को चुनौती दी कि वे वैसा प्रस्ताव तैयार कर हमें दे जिस पर सभी भारतीय सहमत हों। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन फरवरी-मार्च 1928 में हुआ। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे नेहरू समिति कहा गया। समिति के अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 3 महीने बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। औपनिवेशिक साम्राज्य तथा स्वराज्य का अंत, उत्तरदायी शासन स्थापित हो, भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो, मंत्रिमंडल उसके प्रति उत्तरदायी हो, निम्न सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो तथा उच्च सदन का निर्वाचन परोक्ष हो। प्रांतों में भी केंद्र की भांति उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत हो और उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी संस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों की भांति वैधानिकता प्राप्त हो। सिंध को बम्बई प्रांत में से अलग कर उसको एक अलग प्रांत बना दिया जाए। मौलिक अधिकार का निर्धारण तथा संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की जाए। उन्हें भारतीय राज्यों में तभी शामिल किया जाए जब वहां उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो। देशी राज्यों पर सरकारी अंकुश कम किया जाए। कांग्रेस युवक दल, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, इसे पूर्ण स्वराज के साथ ही स्वीकार करने पर राजी होने की बात कही। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुराना दल इसे स्वीकार कर रहा था। गांधी जी ने मध्यस्थता करके नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करवा दिया। जिन्ना ने इसे अस्वीकार किया तथा अपने 14 सूत्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया। जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम क्या थे, देखिए। संविधान का स्वरूप संघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हों। सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्राप्त हो। सभी व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। केंद्रीय सभा में मुसलमान का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो। अगला पॉइंट था, सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो। किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में बहुमत में परिवर्तन न लाए। सभी संप्रदायों को विश्वास, पूजा, संघ और शिक्षा की पूरी आज़ादी हो। किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय में कोई ऐसा प्रस्ताव पास न हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के 2/3 सदस्य करें। सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया जाए। सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह सुधार लाए जाएं। कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को भी सभी सेवाओं में स्थान दिया जाए। मुस्लिमों के उत्थान की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम 1/3 मुसलमान हो। संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ में हर एक प्रांतों की स्वीकृति अनिवार्य हो। ये थे उनके मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्र। जिन्ना के इस प्रस्ताव के संबंध में विभिन्न दलों की विभिन्न प्रक्रिया हुई, लेकिन फिर भी संवैधानिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख था। 1929 में भारत में आर्थिक मंदी, अशांति और उथल पुथल जैसी विप्लवकारी स्थिति में इंग्लैंड में मजदूर दल सत्तारूढ़ हुई और मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने, जो भारत के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने लॉर्ड इरविन को बातचीत करने का अधिकार दिया। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने कहा कि भारत को अंत में औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दिया जाए। इरविन ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशन के बाद भारत के भावी संविधान के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज परिषद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से बातचीत करेगी। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस भारत के औपनिवेशिक स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। महात्मा गांधी औपनिवेशिक स्वराज पर राजी हो गए। 22 दिसंबर 1929 को गांधी जी की वायसराय से मुलाकात हुई। गांधी के साथ मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सरदार पटेल, जिन्ना आदि भी वार्ता में शामिल हुए। वायसराय वादा खिलाफी करते हुए संविधान बनाने पर राजी नहीं हुए। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में इस सभा का सभापतित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक थे।
गांधी जी ने समय की नब्ज को पहचानते हुए अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता कहा। ये कांग्रेस का लक्ष्य कहा इसमें। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निश्चित किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। गांधी जी ने यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यहाँ पर होगा मिसप्रिंट हुआ। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के निम्नलिखित कारण क्या थे, देखिए। संपूर्ण मदिरा निषेध हो, विनिमय की दर में कमी कर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए, भूमि का लगान आधा हो तथा उस पर काउंसिल का नियंत्रण हो, नमक कर समाप्त हो, सेना खर्च में 50% की कटौती हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी बस्तर आयात निषेध हो, भारतीय समुद्र तट पर भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित हो, राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएं, राजनीतिक मामला उठा लिया जाए और निर्वासित भारतीयों को वापस आने दिया जाए, गुप्तचर पुलिस उठा ली जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की छूट दी जाए। गांधी जी का कहना था, मैंने रोटी मांगी पर लाठी मिली, अतः मेरे सामने आंदोलन आरंभ करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा, आंदोलन शुरू कर दिया जाए। ये कहा था गांधी जी ने। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुई। यात्रा में विद्यापीठ तथा साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्य थे? 78 सदस्य थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साथियों के साथ यात्रा प्रारंभ की। 200 मील की दूरी तय कर 24 दिनों में गांधी जी सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को। आगे जानेंगे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुई। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अधिवेशन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया। इस अधिवेशन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 16 भारतीय देशी राज्यों के, 57 ब्रिटिश भारत के तथा 16 ब्रिटिश संसद के 3 प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बेल्सफोर्ड का कहना था, सेंट जेम्स महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, जमींदार, मजदूर संघ, वाणिज्य संघ आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने परिषद के उद्घाटन भाषण में 3 आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहला था, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण संघ शासक के आधार पर होगा और ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य संघ शासन के इकाई के रूप में कार्य करेगा। दूसरा था, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, किंतु सुरक्षा और वैदेशिक संबंध भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तीसरा पॉइंट था, अतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विधान अवश्य होंगे। इस पर प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। सभी प्रतिनिधि जो देशी नरेशों के थे ने प्रथम आधार को स्वीकार किया। डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। जिन्होंने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार करने पर जोर दिया। अंबेडकर जो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे, पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन किया। हिंदू प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और अल्पसंख्यकों के लिए स्थान संरक्षण के पक्ष में थे। सम्मेलन में मतैक्यता का अभाव रहा और सम्मेलन असफल हुआ। 26 जनवरी 1931 को सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रथम सम्मेलन के संबंध में सुभाष चंद्र बोस का कहना था, इसने भारत को 2 तीखी गोलियां दी, अभिरक्षण और संघ राज्य। गोली को खाने योग्य बनाने के लिए उन पर उत्तरदायित्व का मीठा मुलम्मा चढ़ा दिया गया था। गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 की सफलता के बाद समझौता का मार्ग प्रशस्त करने हेतु इसका आयोजन किया गया। गांधी इरविन समझौता। सर्वप्रथम वायसराय को गांधी जी ने पत्र लिखा तथा अपना विचार प्रकट किया। वायसराय ने महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों को बंदीगृह से मुक्त करने की आज्ञा दी। डॉक्टर जयकर और सर तेज बहादुर सप्रू ने वायसराय और गांधी जी के बीच वार्तालाप की मध्यस्थता की। कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को वायसराय लॉर्ड इरविन के बातचीत करने को कहा। इरविन से बातचीत करने को कहा। गांधी इरविन वार्तालाप के बाद 5 मई 1931 को एक समझौता हुआ, जो इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। कब हुआ था? 5 मई 1931 को। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में समझौता की स्वीकृति दी। समझौते के तहत सरकार को निम्नांकित बातें माननी पड़ी।
कौन कौन सी बातें थी इसमें? इरविन गांधी समझौते में हिंसात्मक अपराधों के अतिरिक्त अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। सरकार द्वारा जब्त संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। नमक को निःशुल्क तैयार करने या एकत्र करने की अनुमति दी जाएगी। शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों पर शांतिपूर्वक बहिष्कार करने की अनुमति दी जाएगी। ये 4 पॉइंट थे। कांग्रेस को भी निम्न बातें माननी पड़ी इसके बदले में। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देगी। वह पुलिस ज्यादती के लिए निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। भारत के हित में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। वह समस्त बहिष्कारों को बंद कर देगी। ये बातें माननी पड़ी थी कांग्रेस को। कांग्रेस ने बहुमत से समझौते का स्वागत किया। वामपंथियों ने इसका घोर विरोध किया। नेताजी ने इसे कांग्रेस की पराजय कहा। पंडित नेहरू को संरक्षण की व्यवस्था से बहुत दुख हुआ। महात्मा गांधी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के तख्ते से नहीं बचा सके, जिससे युवकों में काफ़ी निराशा हुई और उन्होंने गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया। टाइम्स नामक समाचार पत्र ने इसे ब्रिटिश कूटनीति की जीत बतलाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था सितंबर 1931 में शुरू। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू को व्यक्तिगत रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकार थी जिसमें अनुदार और उदार दलों की प्रधानता थी। अक्टूबर में चुनाव हुआ जिसमें अनुदारवादी विजयी हुए। इन राजनीतिक परिस्थितियों में सभा निरर्थक एवं भड़कीली वाद विवाद बनकर रह गई। गांधी जी ने केंद्र में द्वैध शासन की आलोचना की और सांप्रदायिक समस्या पर अंतिम निर्णय के लिए नेहरू रिपोर्ट को सामने रखा, परंतु उन्हें सफलता इसमें नहीं मिली। दिसंबर 1931 में सम्मेलन समाप्त हो गया। यह पूर्णतया विफल रहा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ता स्वयंसेवक दल को गैर कानूनी घोषित किया गया। लाल कुर्ता स्वयंसेवक दल उत्तर पश्चिमी सीमा का दल था ये। महात्मा गांधी का अमरण अनशन और पूना पैक्ट। जिस समय सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई उस समय गांधी जी जेल में थे। गांधी को इससे काफ़ी धक्का लगा क्योंकि इस निर्णय में हिंदू एकता को भंग करने का प्रयास किया गया था। गांधी जी ने पत्र लिखकर सरकार को चेतावनी दी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर 20 सितंबर 1932 को गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की शोचनीय स्थिति को देखकर राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर अंबेडकर और MC रोजा ने 6 दिनों तक पूना में परस्पर वार्ता की। इन लोगों ने ऐसा सूत्र निकाला जिस पर अंबेडकर और गांधी जी दोनों राजी हो गए। इस सूत्र को ही पूना पैक्ट कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भी इसे स्वीकृत कर लिया। पूना पैक्ट की क्या क्या इसमें बातें थी देखिए। सांप्रदायिक निर्णय की तुलना में हरिजन सदस्यों को ज़्यादा स्थान दिया गया। सांप्रदायिक निर्णयों में उनके लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में 71 स्थान थे, जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अगला पॉइंट था, यह तय किया गया कि सुरक्षित और आरक्षित स्थानों के लिए चुनाव 2 स्तरों पर होगा। शुरू में प्रत्येक सुरक्षित स्थान के लिए हरिजन 4 प्रत्याशियों को चुनेंगे। अंत में हिंदू और हरिजन संयुक्त रूप से इन 4 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को चुनेंगे। यह नियम 10 वर्षों तक लागू रहेगा। हरिजनों को सामान्य निर्वाचन में भी मताधिकार दिया जाएगा। ये था पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी गई और संयुक्त निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 को अपना अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट कांग्रेस के लिए एक हार थी क्योंकि सिद्धांततः उसने हिंदू समाज में सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लिया। आगे आया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज परिषद के विरोधी भारत सचिव सर सैमुअल होर ने अनिच्छापूर्वक 17 नवंबर 1932 को गोलमेज सम्मेलन बुलाया। तीसरा ये, इसमें केवल राजभक्तों, संप्रदायवादियों तथा ब्रिटेन से उदारवादियों और प्रतिक्रियावादियों ने ही भाग लिया। इसमें मजदूरों ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भी नहीं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी पूर्णतः ये असफल रहा था। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन समाप्त कर दिया गया। श्वेत पत्र, ये क्या है? ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें भावी सुधारों की चर्चा की गई। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति का निर्माण किया गया। इसमें ब्रिटिश, भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने विचार देने के लिए आमंत्रित किया गया। आगे 22 नवंबर 1933 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट श्वेत पत्र से अधिक प्रतिगामी थी। ब्रिटिश संसद में मजदूर दल द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन अनुदारवादियों के बहुमत से प्रस्ताव जो था ये पास कर दिया गया। यही रिपोर्ट 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के रूप में पारित हुई थी। हिंदुओं और हरिजनों के प्रति किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए गांधी जी ने 8 मई 1933 को 21 दिनों का उपवास शुरू किया। सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया।
इसके स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। मार्च 1934 ईस्वी में यह सत्याग्रह भी समाप्त हो गया। 1934 ईस्वी के केंद्रीय सभा के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दिन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध योद्धा घोषित किया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की राय लिए बिना ही भारत को युद्ध में धकेल दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बगैर भारतीयों की इजाजत युद्ध में घसीटे जाने पर सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। लॉर्ड लिनलिथगो और कांग्रेसी नेताओं की वार्ता जो थी ये असफल रही। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर जिन्ना साहब ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। उनको लगा कि अब मुस्लिम सुरक्षित रह सकेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इसमें क्या क्या बातें शामिल थीं? वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी कार्यकारिणी समिति का विस्तार करे और उन लोगों को नियुक्त करे जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायसराय एक युद्ध सलाह समिति का निर्माण करे जिसमें भारत के सभी वर्गों को स्थान दिया जाए। समस्त राजनीतिक दलों के तैयार होने पर ही सरकार बनाने दी जाए, भले ही किसी राजनीतिक दल को बहुमत आ गया हो। संविधान का निर्माण भारतीय ही करे, किंतु उन्हें अल्पसंख्यकों को हितों का ध्यान रखना होगा। भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करे और राष्ट्रमंडल का सदस्य होते हुए स्वतंत्रता का प्रयास करे। कांग्रेस को अपना दायित्व समझना चाहिए। ये पॉइंट इसमें थे अगस्त प्रस्ताव में। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव की निंदा की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो वायसराय के मिलने के अनुरोध को ही अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसका कहना था कि पाक निर्माण की स्पष्ट बात नहीं की गई। अब पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांविधानिक गतिरोध को पुनः दूर करने के लिए प्रयास शुरू किया। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए। इससे ठीक पहले क्रिप्स ने मॉस्को जाकर रूस को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में किया था। क्रिप्स समाजवादी थे और पहले भी भारतीय नेताओं से मिले थे। उनसे भारतीय नेताओं को काफ़ी आशाएं थी। हालांकि क्रिप्स मिशन भी असफल रहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव या अगस्त क्रांति। क्रिप्स की निराशाजनक असफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा था, भारत को ईश्वर के जिम्मे छोड़ दो और अगर यह अधिक हो तो इसे अराजकता की स्थिति में छोड़ दो। गांधी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्तहीन अंत चाहते थे। 9 जून 1942 को गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था, भारत छोड़ने और नहीं छोड़ने के बीच दूसरा रास्ता नहीं है। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बरदा में हुई और इसमें गांधी जी के विचारों का समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ। महात्मा गांधी ने समिति के समक्ष भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी बीच गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित किया और तमाम नेताओं की गिरफ्तारी तेज कर दी। उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अंग्रेजों ने काफ़ी अत्याचार किए। गांधी जी ने आत्मशुद्धि के उद्देश्य से 10 फरवरी 1944 को 21 दिनों के लिए उपवास किया और सफलतापूर्वक पूरा किया। 9 मई 1944 को गांधी जी जेल से रिहा हुए। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन लगभग विफल रहा, परंतु अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन के मजदूर दल की सरकार बनते ही भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने एक घोषणा की तथा कहा कि ब्रिटिश सरकार एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजेगी जो भारतीय नेताओं से भारतीय स्वतंत्रता के विषय पर विचार विमर्श करेगी। मिशन में 3 व्यक्ति होंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। आगे 13 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कराची पहुंचा और 14 मार्च को दिल्ली आया। मिशन ने 472 भारतीय नेताओं से बातचीत की। अंत में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका, अतः मंत्रिमंडल ने स्वयं एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने इस योजना की घोषणा 16 मई 1946 को हाउस ऑफ कॉमन में की। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य एक नवीन वैधानिक रूपरेखा तैयार करना तथा केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना था। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे भारत के विभिन्न दलों तथा सांप्रदायिक वर्गों के नेताओं से विचार विमर्श करना पड़ा।
आगे है, मिशन के सामने सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस तथा लीग में मत विभिन्नता थी। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, संघ शासन का विभाजन, प्रांतों का स्वायत्त शासन, अवशिष्ट अधिकारों का प्रांतों में निहित होना, प्रांतों का 2 भागों में विभाजन, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा। पाक निर्माण की मांग अस्वीकार कर दी गई। मुसलमानों को खुश करने के लिए कई उपाय किए, इसलिए उन्होंने प्रांतों को ग्रुप में बांटा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी। अंतरिम सरकार बनाने की बात की गई, केंद्र को कमजोर बनाना। 6 जून 1946 को स्पष्ट किया गया, कांग्रेस स्वीकार करने का मन बनाया। अंतरिम सरकार की स्थापना, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। उसने 27 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम पारित किया गया और 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिन निर्धारित किया गया। 16 अगस्त 1946 को ही सुहरावर्दी की सरकार ने संप्रदायवाद को उकसाया। उस दिन सार्वजनिक छुट्टी दे दी गई तथा व्यापक दंगा शुरू हुआ। त्रिपुरा और नोआखाली में भी बर्बरतापूर्ण दंगा शुरू हुआ। पंजाब, बिहार में प्रतिक्रिया में दंगा शुरू हुआ। बंगाल की सुहरावर्दी सरकार ने जानबूझकर दंगाइयों को संरक्षण दिया। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 भारतीय इतिहास का काला दिन था। वायसराय का मानना था कि बगैर मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार का सफल संचालन नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने लीग से मान मनोबल के बाद सरकार में शामिल करने को लेकर राजी किया। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। मुस्लिम लीग ने 5 सदस्यों का मनोनयन किया, जिसमें शामिल थे लियाकत अली खान, राजा गजनफर अली खान, अब्दुल राव निस्तार, चंद्रीगढ़ और योगिंद्र नाथ मंडल। ये अनुसूचित जाति के हिंदू थे। नेक्स्ट की एटली की घोषणा। एटली की क्या घोषणा थी? एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 में हुई। उसने कहा कि जून 1948 में भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। गांधी जी ने घोषणा का स्वागत किया पर विभाजन से नाखुश थे। गांधी जी का कहना था, अगर सारे भारत में आग लग जाए तो पाकिस्तान का निर्माण संभव नहीं है, पाकिस्तान का निर्माण मेरे शव पर होगा, ये कहा था गांधी जी ने। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल के कहने सुनने पर उन्होंने देश विभाजन को स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन योजना। लॉर्ड बेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन 23 मार्च 1947 को भारत के वायसराय नियुक्त हुए। उन्हें ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि वे 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथों में सत्ता का स्थानांतरण कर दें। उन्हें वायसराय बनाने का उद्देश्य यह था कि भारत विभाजन का कार्य शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो। मुस्लिम लीग भारत विभाजन के पक्ष में अड़ी थी। माउंटबेटन भी इस ओर झुके हुए थे। कांग्रेस भी यह समझ चुकी थी कि भारत विभाजन अनिवार्य है। वायसराय ने 3 जून 1947 को एक योजना प्रारंभ की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 को योजना की मुख्य बातें क्या थी? देखिए, भारत का शासन शीघ्र ही जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को सौंप दे, संविधान निर्माण अबाधित हो, वर्तमान निर्मित संविधान वहीं लागू हो जहां के लोग चाहें। संविधान निर्माण के संबंध में इच्छा जानने के लिए पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के अधिवेशन बुलाने का प्रस्ताव। सिंध के विधानसभा भी इस संबंध में निर्णय करेंगी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विषय में निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार जून 48 की बजाय 1947 में ही स्वतंत्रता प्रदान करना चाहेगी। आगे है, मुस्लिम लीग द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई। कांग्रेस इस योजना के विरुद्ध थी, पर अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। माउंटबेटन योजना को लीग तथा कांग्रेस की स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए उसे तुरंत लागू किया गया। बंगाल, पंजाब, सिलहट और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार किया। विभाजन को लागू करने के लिए 7 जून 1947 को एक विभाजन समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने भारत पाकिस्तान के सैन्य संगठन के पुनर्निर्माण के सिद्धांतों को तय किया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया। इसका कार्य बंगाल और पंजाब के विभाजित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति। जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्र किया गया। भारत व पाक 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। भारतीयों को स्वतंत्र रूप से संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्व क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 62 वर्षों तक के संग्राम का परिणाम है। गांधी जी का अंत में नारा, अभी नहीं तो कभी नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध तथा ब्रिटेन की दुर्बलता, एशिया में जागरण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, रूजवेल्ट तथा चियांग काई शेक का योगदान, इंग्लैंड में मजदूर दल की स्थापना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 अलाभकारी, संवैधानिक सुधार,
भारतीय सेना के स्वामी भक्ति पर संदेह, साम्यवाद का खतरा, माउंटबेटन योजना की स्वीकृति। ये थे। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। वर्तमान भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान के पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा कई ऐसे अधिनियम या चार्टर पारित किए गए जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। भारत में संवैधानिक विकास को निम्न रूप में रखा जा सकता है। पहला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बीच अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हानि हुई, जिस पर रिपोर्ट देने के लिए तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसमें निम्न उपबंध हैं। पहला उपबंध देखिए, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल को युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार दिया गया। बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों के परिषद के अधीन कर दिया गया तथा यह उपबंध भी की गई कि परिषद का निर्णय बहुमत के आधार पर आधारित होगा। गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के अधीन के प्रदेशों में शासन संचालन के लिए समय समय पर नियम, अध्यादेश तथा विनियम के निर्माण का अधिकार दिया गया। नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण उच्चतम न्यायालय की पूर्व स्वीकृति से प्रदान किया जा सकता था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की गठन का उपबंध किया गया, जिसे दीवानी, फौजदारी, जल सेना या धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। इसे अभिलेख न्यायालय भी बनाया गया। भारत वापसी के 2 वर्ष बाद ही कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल का सदस्य बन सकता था। यह उल्लेखनीय है कि संचालक मंडल ही की सदस्य संख्या 24 थी तथा उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों, ब्रिटिश शासन की का कंपनी पर कमजोर नियंत्रण तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार तथा उनके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय के कारण गिरती हुई कंपनी की प्रतिष्ठा व साख को बचाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया, जिसमें निम्न प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान, कंपनी का पुनर्गठन करते हुए उसके राजनीतिक दायित्व का भार 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को सौंप दिया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में एक मंत्री की नियुक्ति हुई। कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का अधिकार नियंत्रण मंडल को सौंपा गया। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 कर दी गई, जबकि पहले सदस्य संख्या 4 थी। नियंत्रक मंडल को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति आदि के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त था। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई तथा इनमें एक को प्रांतीय सेनापति बनना अनिवार्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है चार्टर अधिनियम 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में तथा उसकी संरचना में सुधार हेतु 1793 चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि इसके पूर्व के तमाम प्रावधानों को ही इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने का प्रावधान किया गया तथा समीक्षा का अधिकार न्यायालय को दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म करने, भारत में धार्मिक सुविधाओं हेतु ईसाई मिशनरियों की मांग, लॉर्ड बेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे, वो इस प्रकार हैं, देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करके अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये नियुक्तियां ब्रिटिश राजपद की नियुक्तियों से ही हो सकती थीं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया और राजस्व संबंधी नियमों का तथा लेखांकन की व्यवस्था की गई। कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20,000 अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था भी की गई। चार्टर अधिनियम 1833। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य बढ़ गया तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 में अधिनियम पारित कर कंपनी को कर लगाने, राजाओं को पेंशन देने तथा न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार दिए, परंतु इससे वांछित सफलता न मिल सकी। इसमें निम्नलिखित उपबंध किए गए।
ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके उसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया तथा ब्रिटिश शासकों की ओर से भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व के प्रबंध का दायित्व सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के अधिकार को सीमित कर दिया गया तथा लॉर्ड प्रेसिडेंट, लॉर्ड प्रीवी सील, कोषागार मंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य तथा राज्य के प्रमुख मंत्रियों को नियंत्रक मंडल का पदेन सदस्य बनाया गया। भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन पर नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम का नाम दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस कानून को नियंत्रक मंडल द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दिया गया। संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई, जिसे गवर्नर जनरल के निर्देशन में तैयार किया जाता था। विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तथा आयोग के गठन का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। कंपनी के प्रदेशों में निवास करने वाले भारतीय या ब्रिटिश प्रजाजन को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए अयोग्य न ठहराया जाने का प्रावधान किया गया। आगे देखिए, चार्टर अधिनियम 1853। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर जो कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए पेश की गई थी, 1853 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित उपबंध किए गए। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम में निदेशक मंडल की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई तथा इनमें से 6 को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। बंगाल प्रांत में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। कार्यपालिका को परिषद के विधायी कार्य हेतु अधिकृत किया गया तथा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वास्तव में इसी अधिनियम से संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के अनुसार कार्यकारिणी परिषद के विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रखा गया। गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में कोई अंतर नहीं लाया गया। काउंसिल के सामने कोई विधेयक पेश होने से पहले गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। ऐसे समय वह विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकता था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। प्रांतों में भी विधायी काउंसिल की स्थापना की गई। इसके लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक थी। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई तथा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उनमें परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के अनुसार निम्न कार्य किए गए। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे लोक निर्माण का विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। 1861 के अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य या तो बड़े जमींदार होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवारों के सदस्य। प्रतिनिधित्व की आम आकांक्षा की पुष्टि इससे नहीं हुई। सर जॉर्ज चीजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसके सुझावों का समावेश 1862 ईस्वी के अध्यादेश में किया गया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसके द्वारा और प्रांतीय विधायिका दोनों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया। इसके द्वारा सीमित चुनाव की भी व्यवस्था हुई, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, नगर पालिका, जिला बोर्ड जैसी संस्थाओं द्वारा किया गया। काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि हुई। वार्षिक आय और बजट का ब्यौरा काउंसिल में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस तरह 1892 ईस्वी के अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन की शुरुआत तो की गई, लेकिन यह सीमित थी। भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू 10 नवंबर 1917 को भारत आया और उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया। सुधार के जो प्रस्ताव सामने आए वे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए। यही 1919 ईस्वी अधिनियम का आधार बना। इस अधिनियम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधिकार को कम कर दिया। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के पद का निर्माण हुआ।
केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय काउंसिल के संगठन और कार्य में फेरबदल किया गया। कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ा दी गई। प्रशासन के लिए विषयों को 2 सूचियों में बांट दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्र में 1 सदन के स्थान पर 2 सदनों की स्थापना हुई, काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधान असेंबली। विधायिका में सदस्यों के चुनाव के लिए संपत्ति योग्यता रखी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को रहने दिया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था में अधिक व्यापक परिवर्तन किए गए। प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे और वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी के नामजद सदस्यों में बांट देता था। इस सूची के कुछ विषय थे कानून और व्यवस्था, न्याय, सिंचाई, भूमि कर, कारागार और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्री के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी। शिक्षा, लोक निर्माण, स्थानीय स्वायत्त शासन और लोक स्वास्थ्य जैसे विषय इस सूची में थे। सरकार की इस व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली की संज्ञा दी गई। प्रांतीय विधायी परिषद के आकार में वृद्धि हुई और लगभग 70% सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया, लेकिन उच्च संपत्ति योग्यता, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र और कुछ समुदायों को विशेष महत्व जैसे कुछ सिद्धांतों को भी स्वीकार किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत में संवैधानिक विकास का अंतिम चरण माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने से पहले इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का शासन चलता रहा। अपूर्ण ही सही, पर 1935 का भारत शासन अधिनियम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए प्रबंध कर चुका था। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया और 1935 में 451 धाराएं और 15 अनुसूचियों का एक लंबा चौड़ा भारत शासन अधिनियम पारित किया। विधायी शक्तियों का वितरण केंद्र और प्रांत के मध्य 3 सूचियों, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित कर दी गईं। परिसंघ क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की व्यापक शक्ति केंद्र को प्राप्त थी। केंद्रीय सूची में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, केंद्रीय सूची में विदेश कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना और वायुसेना तथा जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रांतों को थी और पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा प्रांतीय सूची में शामिल थे। जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों को प्राप्त था, उसे समवर्ती सूची में रखा गया था। दंड, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद आदि ऐसे ही विषय थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, जो रियासतों एवं राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखती। इस न्यायपालिका में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन यह संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके फैसले के विरुद्ध ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति में याचिका दायर की जा सकती थी। इस अधिनियम के मार्फत रेलवे प्रशासन के फेडरल रेलवे अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान तथा मजदूरों व महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान के उद्देश्यों को पूर्ण करने के उद्देश्यों में वैधानिक समस्याओं व आपत्तियों के समाधान के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया, ताकि देश विभाजन का निर्णय हो जाने के बाद उसे शीघ्र संपादित किया जा सके। बिल का उद्देश्य एशिया में 2 स्वतंत्र व सद्भावना राज्य स्थापित करना था। एक्ट में कुल 20 धाराएं थीं, जिनमें प्रस्तावित व्यवस्था की रूपरेखा दी गई। प्रस्ताव 5 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई को पास हो गया। 15 अगस्त 1947 से अधिनियम लागू कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से भारत से ये दोनों अधिराज्य, ब्रिटिश संसद, भारत मंत्री तथा राजा की शक्ति, इन सभी से मुक्त होगी। इसलिए भारत सचिव पद की समाप्ति कर दी गई और गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक अध्यक्ष का दर्जा दिया गया। केंद्र में गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर अब विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडलों के परामर्श पर ही काम कर सकते थे। पाकिस्तान एवं भारत दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने संविधान की निर्माण प्रक्रिया में जुट गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 1 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से अखंड भारत के 2 स्वतंत्र टुकड़े हो जाएंगे, जिन्हें इंडिया व पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 पंजाब के विभाजन से संबंधित थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में नए खंडों में सरकार बनाने के स्थायी उपबंध थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 18 में वर्तमान कानून के संदर्भ में व्यवस्था की गई थी। इस धारा में बताया गया कि अभी तक वर्तमान कानून नए डोमिनियमों
में इस तरह लागू रहेंगे जैसे कि परिस्थितियों के अनुकूल हों। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 19 व्याख्या से संबंधित थी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। इस वीडियो में हमने देखिए भारतीय राजनीति, राजनीतिक संस्थाएं, आंदोलन, एक्ट सभी के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।